हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभी टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एयरटेल और वन वेब के बीच में जो डीलिंग हुई है बेसिकली उसके बारे में। वन वेब जो है वो बेसिकली एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है या फिर होने वाली एक कंपनी है। मतलब एक डूबता हुआ जहाज है जिसके ऊपर सवार हो गया है आपके एयरटेल। 45% जो स्टेक है वो एयरटेल ने खरीदा है। अब इसके पीछे एयरटेल की क्या मंशा है और क्या ये एक मतलब प्रॉफिटेबल हो पाएगा एयरटेल के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जियो के अंदर जो फॉरेन कंपनीज वगैरह हैं उन सब ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट एयरटेल ने एक बिल्कुल ही विपरीत काम किया है। एयरटेल ने इन्वेस्ट किया है एक फॉरेन कंपनी में। अब ये देखने वाली बात होगी कि बेसिकली ये डील जो है वो प्रॉफिटेबल होती है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये मेरा एक्चुअली आपको ये आज का मेरा छोटा सा वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भारती एयरटेल जो कि इंडिया का नंबर 2 ऑपरेटर बन चुका है। एक समय ऐसा होता था कि आपके भारती एयरटेल या भारती इंटरप्राइजेज जो है वो बेसिकली नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था इंडिया में, बट जियो के आने के बाद इसने अपनी पोजीशन खो दी और अब भारती एयरटेल जो है वो इंडिया में नंबर 2 की पोजीशन पे है। मतलब नंबर 2 टेलीकॉम ऑपरेटर है यूजर बेस के हिसाब से। तो भारती एयरटेल ने जो है वो वन वेब नाम से एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और जो कि आपके यूके बेस ये कंपनी है जिसको कि बड़े बड़े जो बेसिकली आप बोल सकते हो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उसमें आपके सॉफ्ट बैंक भी आता है, एयरबस भी आता है, वर्जन ग्रुप भी आता है। तो उन सभी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मतलब अपनी एक इन्वेस्टमेंट डाली थी। और उसी के अंदर आपके भारती एयरटेल जो है उसने भी इसमें 45% जो है वो अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। बेसिकली इसमें अपनी हिस्सेदारी को बुक किया है। और इसके लिए भारती एयरटेल को जो है वो लगभग $500 मिलियन के लगभग का जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा, जो कि कहीं से भी एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो अब इसमें बात ये निकल के आती है कि भारती एयरटेल ने बेसिकली एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है जिसका भारती एयरटेल को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। भारती एयरटेल ने आज तक मतलब कभी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, ना ही भारती एयरटेल का कोई यूज़र बेस ऐसा है। बट क्या है ना, इंडिया में जैसे कि आप देखते हो कि जियो ने आने से पहले, जियो जब इंडिया में अपनी लॉन्चिंग कर रहा था तो उससे पहले अपने जो टावर वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट किया था ऑल ओवर इंडिया में। इसी वजह से जियो का जो आप नेटवर्क देखते हो वो इतना स्टेबल आपको देखने को मिलता है, चाहे आप रूरल एरिया में जाएं, चाहे आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, आपका जो जियो का नेटवर्क है वो स्टेबल बना रहता है। तो उसके पीछे लाखों हज़ारों जो टावर हैं वो लगे हुए हैं। तो मतलब अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है जियो ने, इसी वजह से आपको ये सब देखने को मिलता है। तो आपके भारती एयरटेल जो है उसका ये प्लान है बेसिकली कि ये जो है आपके वन वेब ये बेसिकली आपके LEO जो होते हैं वो लॉन्च करती है। बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं वो आपके लॉन्च करती है, जो कि रहते हैं आपके 1200 किलोमीटर पे, ठीक है। आप समझ रहे हैं 1200 किलोमीटर, मतलब आप मान सकते हो कि ये जो है जितनी ऊंचाई पे आपके प्लेन वगैरह उड़ते हैं उनसे थोड़ा सा ही ऊपर है। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी चाहे, कोई मतलब इसका लाइसेंस वगैरह ले, तो वो बेसिकली लाइसेंस से मेरा मतलब है बैंडविड्थ जो होती है वो अगर कोई ले तो वो वर्ल्ड में कहीं पे भी
आप देख सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड में कहीं पे भी इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है वो बेसिकली घूमती रहती हैं, तो वहाँ से कहीं पे भी आप जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनी का एक मतलब विज़न है। इसी विज़न को देखते हुए एयरटेल ने इसमें जो है वो हिस्सेदारी खरीदी है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें सिर्फ एयरटेल ने ही पार्टनरशिप नहीं की है, इवन आपके यूके गवर्नमेंट ने भी इसमें जो है वो 45% की पार्टनरशिप की है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की है। उसके मतलब खुद की कंपनी है, खुद के देश की कंपनी है, ठीक है, यूके बेस्ड कंपनी है। दूसरी बात, इस कंपनी में जो है वो बेसिकली पहले से कई सारे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर के नाम जो हैं वो शामिल हैं कि जो भरोसा जो है वो देते हैं कि इस कंपनी का जो एजेंडा है, जो भी व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। जैसे मैं बात कर लूँ आपके क्वालकॉम की, ठीक है, क्वालकॉम आपको पता ही है कितनी मतलब प्रोसेसर मेकर कंपनी है जो कि प्रोसेसर वगैरह बनाती है, 5G वगैरह की जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी बनाती है। वर्जन ग्रुप जो है, जो कि आपके US बेस एक ग्रुप है जो कि इसकी एयरलाइंस वगैरह भी चलती हैं। और इसके अलावा इसने मतलब जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर भी है आपके ब्रिटेन वगैरह का ये। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी कंपनियों का जो स्टेक है वो बेसिकली 10% के लगभग ही बच जाता है। जो रिमेनिंग है आपके 90% से ज़्यादा तो भारतीय एयरटेल और यूके गवर्नमेंट का हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी का 10% रहा है वो इन कंपनियों का हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी कंपनियां जो हैं वो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट बैंक को ले लीजिए, ठीक है। तो कई सारे और भी जो हैं वो इन्वेस्टर इसमें शामिल हैं। तो बात इतनी सी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काम का तो है बेसिकली, इससे यह तो साबित हो चुका है कि इतने बड़े बड़े जो आपके जाइंट हैं मार्केट के, वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी इस प्रोजेक्ट में, ये बात है। और ये आपके जो एयरटेल जो कंपनी है वो इंडिया और अफ्रीका में अपना ऑपरेशन करती है। इवन आपके अफ्रीका में नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर है आपके एयरटेल। तो इसी वजह से अपने जो नेटवर्क है उसको बेहतर करने के लिए एयरटेल ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। इंडिया में पहले नंबर 1 पे हुआ करती थी, बट आजकल आपको पता है एयरटेल नंबर 2 पे चल रही है। वन वेब जो कंपनी है उसका कुछ इस टाइप का मॉडल है कि वो लगभग 650 से ज़्यादा सैटेलाइट जो हैं वो जो आपके नियर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, उसके अंदर छोड़ेगी। उससे एक नेटवर्क बनेगा, जो नेटवर्क ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो वो मतलब आपको इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये अपना प्यारा भारत है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो भारत के ऊपर भी ये सैटेलाइट का जो कवरेज है ये होने वाला है। और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जब मतलब वो अपना विजन पूरा कर लेगा तो इससे भी कई सारे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के अराउंड घूमते रहेंगे, जिससे मतलब आप कहीं पे भी, चाहे आप डेजर्ट में हो चाहे आप सिटी में हो, आपको हर जगह पे कवरेज मिलेगा। बेसिकली इसका डेजर्ट वगैरह में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। से करती हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है वो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट से आपको किस प्रकार से जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें क्यों जो है वो स्टेक खरीदा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है आपके यूके जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो अपना जो बेसिकली एग्रीमेंट है कि वो जो है EU या फिर ये बोलूँ यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है। बेसिकली यूरोपीय यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया है 31 जनवरी 2020, मतलब थोड़े दिन पहले, मतलब साल आप मान सकते हैं 8-10 महीने पहले या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है इन पे डिबेट होने लग गई थी। तो
जैसे कि आपको बताया कि जनवरी के बाद से जो है वो आपके यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। तो अब यूके के पास में एक बहुत ही बड़ी जो दिक्कत आई है वो ये निकल के आई है कि यूके का जो आपके जो जीपीएस था, बेसिकली आप बोल सकते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो काम में लेता था आपके गैलीलियो जो आपके जो मतलब नेविगेशन सैटेलाइट है वो काम में लेता था आपके यूके। तो जैसे यूरोपीय यूनियन से वो अगर अलग हो गया है तो अब जो है वो ये आने वाले टाइम में गैलीलियो का यूज़ जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी अपना एक खुद का जो है वो नेविगेशन जो आपके होता है नेटवर्क वो बनाना है। तो उसी के लिए यूके गवर्नमेंट ने इसमें हिस्सेदारी ली है। प्यारा भारत है उसने भी जो है वो बेसिकली नाविक नाम से जो है वो आपके जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है। मतलब इसने जो है वो 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। 7 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए हैं इंडिया ने, जिस वजह से अब इंडिया का भी खुद का जो है वो बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक बोला गया है। और इसकी जो रेंज आप देख सकते हैं कि 20 मीटर जो है वो तो आपके रखी गई है सिविलियंस के लिए, और मतलब मिलिट्री इसका अगर यूज़ करना चाहे तो वो आप 10 मीटर तक की जो रेंज है वो इसमें ले सकती है। इसमें मीटर से मेरा मतलब है जब आप की जो लोकेशन होती है वो कितनी ऊंचाई से जो है वो नोट डाउन की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होती है अगर आप ज़्यादा पास से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि भाई रशिया का खुद का जो है नेविगेशन सिस्टम है जिसको गैलोनस बोला जाता है। चाइना का खुद का है बाइडूज। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव हो सकता है, किस देश के पास कौन कौन सा जो सैटेलाइट सिस्टम है बेसिकली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो वो आप देख सकते हैं। इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया को ही फोकस करता है। इसका जो रेडियस आप देख रहे हैं वो आपके 1500 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा आता है, बट मोस्टली ये इंडिया को ही कवर कर पाता है। जबकि आप बाकी जितने सैटेलाइट देख रहे हैं वो अलग अलग हिस्सों को कवर कर पाते हैं। इवन आपके बाइडूज वगैरह की ये जो सैटेलाइट हैं ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड को ही बेसिकली कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें। और बाकी आप हिस्सेदारी वगैरह देख सकते हैं कि कौन कितना फेमस है, कितने लोग काम में लेते हैं, कितने देश जो हैं वो मतलब इनको काम में लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 29 जो कंट्रीज़ हैं वो आपके जीपीएस का यूज़ करती हैं। मतलब जीपीएस सबसे पहले लॉन्च कर दिया गया था और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला है। बाद में गैलोनस हो गया आपके। ठीक है, तो मतलब अलग अलग ये इनका शेयरिंग है कि किस नेविगेशन सिस्टम को कितना काम में लिया जाता है। तो इंडिया में आप एक ही देख रहे हैं क्योंकि इंडिया ही काम में लेता है। जापान में आप एक ही देख रहे हैं क्योंकि जापान वाले खुद का ही नेविगेशन सिस्टम काम में लेते हैं और दूसरे को परमिशन नहीं करते, अलाउ नहीं करते। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।